सो हेलो वेलकम बैक एवरीवन इनटू दिस ब्यूटीफुल सा वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले बाई बैक ऑफ सिक्योरिटीज। बाई बैक देखने वाले, क्या देखने वाले दोस्तों? बाई बैक देखने वाले हैं। बाई बैक बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर है। चैप्टर है 16 ऑफ योर CMSL का पेपर। समझना बहुत अच्छे से। बाईबैक एक बहुत ही इजी चैप्टर है। मुझे पता नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस चैप्टर में डाउट है, लेकिन क्यों डाउट है मुझे पता नहीं है। आज जो है आपके सारे डाउट्स को मैं सॉल्व कर दूंगा। बहुत बहुत ज्यादा इजी है, प्रैक्टिकली समझना है। समझ के चलो, 30 मिनट में चैप्टर तुमको समझ में आ जाएगा। हम लोग बात करें बाईबैक के बारे में। बाईबैक का मतलब होता है वापस खरीद लेना। बाई बैक मतलब एक बार तुमने बेचा, उसके बाद वापस खरीद लेना। क्या चीज वापस खरीद लेना सर? शेयर्स को वापस खरीदना। कोई भी कंपनी है, वो अगर अपने शेयर्स को सेल कर दे, ठीक, अब उसी शेयर्स को वापस अगर वो बाई कर ले, उसको कहा जाता है बाईबैक। इसी प्रोसेस को कहा जाता है, क्या बताओ? बाई बैक। इसी प्रोसेस को बाईबैक कहा जाता है। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके, ठीक, इसी प्रोसेस को बाईबैक कहा जाता है। अब बाईबैक कंपनीज करते क्यों है? अब क्वेश्चन आ सकता है, बाईबैक कंपनीज करते क्यों है? इसमें 4-5 तुमको मैं बता सकता हूं क्या रीजन है। पहला है रिस्ट्रक्चर करना, कैपिटल को, कंपनी के कैपिटल को रिस्ट्रक्चर करना, कंपनी के शेयर का वैल्यू को इंक्रीज करना। फॉर एग्जांपल तुमको समझा रहा हूं मैं। फॉर एग्जांपल कंपनी का शेयर पकड़ लो, कंपनी का 1000 शेयर है मार्केट में, ठीक है, 1000 शेयर है मार्केट में। अब तुमको क्या बताए? डिमांड एंड सप्लाई के बारे में पता है, इकोनॉमिक्स पढ़ के रखे हो। हमको इतना पता है कि जितना जितना मोर सप्लाई लेस डिमांड, है ना। जितना ज्यादा सप्लाई होगा उतना कम डिमांड होगा, क्योंकि सप्लाई ही ज्यादा है। जितना कम सप्लाई होगा उतना ज्यादा डिमांड होगा कोई भी चीज का। क्या ये समझ में आ रहा है? प्राइस के साथ भी वही है। प्राइस के साथ भी वही है। जितना ज्यादा मार्केट में रहेगा उतना कम उसका क्या रहेगा बताओ? जितना ज्यादा मार्केट में रहेगा शेयर्स, उसका उतना ही कम रेट रहेगा। लेकिन अगर मार्केट से उसको कम कर दो तुम, तो मार्केट से उसका प्रेजेंस कम होने लग जाता है, तो सब लोग जो है ज्यादा दाम से भी उसको खरीदने के लिए लग जाएंगे। अब देखो, ईपीएस किसी भी कंपनी का पकड़ लो, 1000 शेयर मार्केट में है, पकड़ लो 100 रुपए है शेयर का दाम, ठीक। अब हमारे जो कंपनी के हमारी जो कंपनी के डायरेक्टर्स है, उनको क्या करना है? वो लोग सोच रहे कि एक काम करते दोस्तों, हम लोग जो है ना शेयर्स को थोड़ा खरीद लेते, बाईबैक कर लेते, ईपीएस बढ़ जाएगा। ईपीएस कैसे बढ़ता है? अर्निंग पर शेयर। देखो, अर्निंग पर शेयर हर कंपनी का, देखो जैसे कि 100 रुपीज है पर शेयर का दाम, ठीक। अब अगर इस शेयर को, ये 100 शेयर, 1000 शेयर्स, अगर मार्केट से तुम 500 शेयर गायब कर दो, 500 शेयर्स जो है ना वो कम हो चुके हैं मार्केट से। 500 शेयर्स मार्केट से कम हो चुके हैं। नंबर ऑफ शेयर्स जो है 500 शेयर्स मार्केट से कम हो चुके हैं। जैसे 500 शेयर्स मार्केट से कम हो चुके हैं, तो कितने शेयर्स बचे हैं? 500 शेयर्स बचे हैं। तो जैसे ही स्केर्सिटी आ जाएगा मार्केट में, तो शेयर्स का दाम जो है इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ? इंक्रीज हो जाएगा। इसको कहा जाता है, अपने शेयर्स का वैल्यू को जो है ना इंक्रीज करने के लिए कभी कभार कंपनी अपने ही शेयर्स को खरीद लेते हैं, सो दैट मार्केट में शेयर्स का क्वांटिटी ऑफ शेयर्स कम हो जाए और उसका डिमांड एंड वैल्यू जो है बढ़ जाए। इसी प्रकार से बहुत सारे रीजन है, जैसे कि इंक्रीज द वैल्यू ऑफ पर शेयर, तेरे को बता दिया मैंने। रिटर्निंग सरप्लस फंड टू शेयर होल्डर, एक मेन रीजन है कि जितने भी सरप्लस फंड हो, किसके पास सरप्लस फंड हो? ये सरप्लस फंड किसके पास है? सरप्लस फंड है कंपनी के पास, ठीक है। कंपनी किसका है? कंपनी है शेयर होल्डर्स का। शेयर होल्डर्स का कंपनी है, शेयर होल्डर का कंपनी है, ठीक। शेयर होल्डर्स का कंपनी है, तो शेयर होल्डर्स को ही दे देते ना सरप्लस पैसा जो है। तो सरप्लस पैसा शेयर होल्डर्स को दे दिया जाता है। कैसे दे दिया जाएगा? हम लोग शेयर्स को बाईबैक कर लेंगे, ठीक है। हम लोग बाई बैक कर लेंगे शेयर्स को। क्या ये समझ में आ रहा है? हम लोग, कंपनी जो है शेयर्स, अपने शेयर्स को खरीद लेता है, थोड़ा ज्यादा दाम से खरीद लेता है। क्या ये समझ में आ रहा है तुमको? हाँ जी। तो इस प्रकार से बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जो बाईबैक होता है, ठीक। अब हमको जो देखना है इस चैप्टर में वो है तुम्हारा, कि एक क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आ सकता है, सर एक चीज बताओ कि हम लोग तो कंपनी को, शेयर होल्डर्स को पैसा वाया डिविडेंड भी दे सकते हैं। किसी भी शेयर का अगर शेयर है तो डिविडेंड भी हम लोग दे सकते हैं। डिविडेंड देके उनको पैसा ज्यादा दे दो, क्या दिक्कत है? तो डिविडेंड में दिक्कत ये होता है ना कि डिविडेंड में टैक्स भी लग जाता है, डीडीटी जिसको हम लोग कहते हैं, नो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। क्या है, समझ में आ रहा है? तो यहां पे जब तुम डिविडेंड
देते हो तब तुमको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगता है, लेकिन अगर तुम क्या कर रहे हो, बायबैक कर रहे हो, तो वहां पे किसी प्रकार का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं लगता, तो नो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। समझ में आ रहा है? क्या है, समझ में आ रहा है? तो इन्वेस्टर्स के लिए जो है टैक्स कम लगता है, समझ में आ रहा है? तो ये कुछ रीजंस है जो हम लोग डिविडेंड नहीं देते लेकिन हम लोग बायबैक कर लेते हैं। ठीक, क्या ये समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, ओके। देखो अब सीधा देखो, सीधा हम लोग जाएंगे चैप्टर में। चैप्टर में क्या बताया है यहां पर हम लोग देखेंगे, तुमको बेसिक समझ में आ चुका है। अच्छा, सीधा इधर आ जाओ दोस्तों। ये देखो मैंने तुमको अभी बताया, कंपेयर टू डिविडेंड्स ऑफन मोर फ्लेक्सिबल एंड टैक्स इफिशिएंट रहता है, यहां पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं लगता। ठीक, चलो। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स फॉर शेयर होल्डर। अच्छा, इंपैक्ट ये रहता है कि अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो जाता है, इनहेंस होता है रिटर्न ऑन नेटवर्थ, उसके बाद क्रिएट लॉन्ग टर्म वैल्यू फॉर रिमेनिंग शेयर होल्डर्स। चलो ओके, फिर सीधा इधर आ जाओ, ऑब्जेक्टिव वगैरह पूरा बेसिक है। देखो सोर्सेस फ्रॉम बायबैक, सीधी बात यह है कि बायबैक मेरे को अगर करना है तो कहां से करे बायबैक? बायबैक अजय अगर तुमको बायबैक करना है तो कहां से करोगे बायबैक? सिंपल चीज है, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रोसीड ऑफ एन इशू ऑफ डिफरेंट शेयर्स और स्पेसिफाइड सिक्योरिटी। तुमको समझाता हूं, फ्री रिजर्व तेरे को पता है, फ्री रिजर्व समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो तुम बायबैक कहां से कर सकते हो? पहला पॉइंट है फ्री रिजर्व, दूसरा पॉइंट है तुम्हारा सिक्योरिटी प्रीमियम से दे सकते हो। तुमको जो समझाना है मुझे वो थर्ड पॉइंट है जो तुमको पता नहीं है। बात ये है कि proceed of an issue of different share or specified securities। specified securities इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि पकड़ ले तूने किसी भी प्रकार, अब तेरे को करना है बायबैक, तेरे को क्या करना है? बायबैक। तू है कंपनी, तेरे को करना है बायबैक। ठीक, बायबैक का तेरे पास पैसा नहीं है, कंपनी में सिक्योरिटी प्रीमियम लो है। ठीक है, हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम जो है एकदम लो हो चुका है, फिर हमारा फ्री रिजर्व खाली हो चुका है, फ्री रिजर्व खाली हो चुका है, तो कहाँ से करे? तो बताया जाता है कि भैया तुम एक काम कर सकते हो कि यूज मनी फ्रॉम अ डिबेंचर इशू टू बाय बैक इक्विटी शेयर। ये तुम कर सकते हो। इसका मतलब ये कि अगर तुम देखो, डिबेंचर क्या होता है? लोन होता है। बायबैक क्या होता है? बायबैक तो तुम अब पैसा देके अपने शेयर्स खरीद रहे हो, तो तुम क्या कर सकते हो? डिबेंचर से तुम पैसा नहीं जोड़ सकते? हाँ जोड़ सकते हैं पैसा, डिबेंचर हम लोग इशू कर देंगे, डिबेंचर इशू कर देंगे। डिबेंचर एक प्रकार का लोन होता है, डिबेंचर एक प्रकार का लोन होता है। डिबेंचर इशू करेंगे, लोन का पैसा जो अपने को मिल जाएगा, लोन का पैसा जो अपने को मिल जाएगा, इसी लोन के पैसे से हम लोग क्या करेंगे बताओ? हम लोग क्या करेंगे बताओ? बाय बैक करेंगे। क्या ये पॉसिबल है? आंसर है यस। ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है? ओके ठीक। अच्छा, रिस्ट्रिक्शन ये है कि कैनॉट यूज प्रोसीड फ्रॉम एन अर्लियर इशू ऑफ द सेम काइंड ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटी। ठीक है, पकड़ ले तूने इक्विटी शेयर्स इशू किया। ठीक, अब देख इक्विटी शेयर्स तू इशू करेगा, इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स तू इशू कर रहा है, और पब्लिक क्या खरीद रहा है? पब्लिक तेरा शेयर्स खरीद रहा है, तेरे को पैसा दे रहा है, तेरे को पैसा मिल रहा है। और क्योंकि इक्विटी शेयर्स जो है तू सेल कर रहा है अपने पब्लिक को। ठीक है, इक्विटी शेयर सेल किया तूने पब्लिक को, पब्लिक ने खरीदा, इसी पैसे से तू इसी इक्विटी शेयर को फिर से बायबैक नहीं कर सकता। क्या ये समझ में आ रहा है? तो देखो, कैनॉट यूज प्रोसीड फ्रॉम एन अर्लियर इशू ऑफ द सेम काइंड ऑफ शेयर्स और सिक्योरिटीज। क्या ये समझ में आ चुका है? चलो आगे देखो, कंडीशंस फॉर बायबैक, बहुत ब्यूटीफुल कंडीशंस है यहाँ पे। देखो कंडीशंस फॉर बायबैक में बताया जाता है कि तुम्हारा एओए जो है वो ऑथराइज करना होगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तुमको ऑथराइज करना होगा। अगर ऑथराइज कर रहा है तो बायबैक हो सकता है। ठीक है, तुम्हारा कंपनी का एओए मस्ट परमिट बायबैक, इफ नॉट अमेंड द एओए फर्स्ट वाया स्पेशल रेजोल्यूशन। अगर तुम्हारा एओए परमिट नहीं करता तो अमेंड कर दे, तुम्हारे एओए को चेंज कर दे, एओए में चेंजेस ला दे। ठीक है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में चेंजेस ला। कैसे चेंजेस लाना है? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके। अब देखो सिंपल चीज तुमको समझना है कि मोर देन 10% एंड लेस देन इक्वल्स टू 10% का तुमको समझना है। अगर तेरे को बायबैक करना है मोर देन 10% ऑफ योर पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, तो तेरे को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा। लेकिन अगर तेरे को बायबैक करना है लेस देन 10% या फिर इक्वल्स टू 10% ऑफ व्हाट पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, तो तेरे को सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना होता है, तेरे को स्पेशल रेजोल्यूशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिंपल चीज ये कि अगर तू दोस्तों अगर तू लेस बायबैक कर रहा है, मतलब कम कर रहा है, कितना कम? इक्वल्स टू या फिर लेस देन 10%, इतना कर रहा है।
ठीक है, इतना अगर कर रहा है तो तेरे को बाप से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं, मम्मी से परमिशन लेना हो जाएगा, पिताजी से परमिशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि कम है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो इसका मतलब ये कि तुमको अगर यहाँ पे BR पास कर लोगे, BR एट BM पास कर लोगे तो चल जाएगा, ठीक है, BR एट BM पास कर लोगे तो चल जाएगा, तुमको किसी और का परमिशन नहीं चाहिए। लेकिन अगर तू इससे ज्यादा कर रहा है, मोर देन 10% कर रहा है, अप टू 25%, क्योंकि मैक्सिमम 25% ही बायबैक कर सकते हैं दोस्तों, ये तेरे को पता नहीं होगा, मैं बता दे रहा हूँ, 25% मैक्सिमम बायबैक कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। टोटल बायबैक अमाउंट इन ए फाइनेंशियल ईयर कैन नॉट बी मोर देन 25%, ठीक है, इक्वल्स टू 25 या फिर लेस देन 25 कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकता, ठीक। तो 10% टू 25%, मोर देन 10% टू 25% अगर तू बायबैक करना चाहता है तो तब वहां पे तेरे को SR चाहिए होगा, SR है जनरल मीटिंग, ठीक है, जनरल मीटिंग तेरे को चाहिए होगा, ठीक है, स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग तेरे को चाहिए होगा, ठीक। टोटल बायबैक कितना कर सकते हैं? 25%। अच्छा, ये जो 10% 25% हम लोग बात करें, किस चीज का होता है? तुम्हारे कंपनी में जितने टोटल पेड अप शेयर कैपिटल है, देखो ना, पेड अप शेयर कैपिटल, देखो 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 देखो, कंपनी में जितना तुम्हारा टोटल पेड अप शेयर कैपिटल है प्लस फ्री रिजर्व है, उसका हम लोग कैलकुलेट करेंगे, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, ठीक, इसका हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इसका 10%, इसका 15%, इसका 25% के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक। तो कितना बायबैक कर सकते हैं? तेरे को रैंडमली किसी बंदे ने तेरे को पूछ लिया, राह चलते तेरे दुकानदार ने पूछ लिया, सुन तू तो कंपनी सेक्रेटरी कर रहा है ना, अब ये बता कि अगर कोई कंपनी है उसमें अगर वो बायबैक करना चाहता है तो एक साल में कितना बायबैक कर सकते? तू बता देगा 25%, वो बताएगा चल ठीक है 25% ठीक है। किसी का परमिशन चाहिए होगा, तू बताएगा कि देखो 10%, अगर तुमको 10% से कम अगर बायबैक करना है, 10% या फिर उससे कम तेरे को बायबैक करना है तो तुमको BR एट BM से चल जाएगा। लेकिन अगर आपको 10% से ज्यादा बायबैक करना है, अप टू 25% अगर करना है तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए होगा। फिर जो दुकानदार है तुमको मेन क्वेश्चन पूछ लेगा, बोलेगा कि ये जो 10% 25% तुम बात कर रहे, ये किसके ऊपर हम लोग देखेंगे, किस चीज का 25%, किस चीज का 10%? तो तुम बोलोगे सर ये हमारा जो पेड अप शेयर कैपिटल होता है ना कंपनी का जो पेड अप शेयर कैपिटल होता है, फ्री रिजर्व होता है, उसका 10%, उसका 15%, उसका 25% के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। क्या समझ में आ रहा है? बहुत ज्यादा बवाल हो रहा है, आगे देखो। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, डेट इक्विटी रेशियो देखो, तुम्हारा पोस्ट बायबैक जो है ना, तुम्हारा डेट इक्विटी रेशियो हमेशा 2:1 होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 2:1 होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। पकड़ ले, अगर 2:1 का मतलब होता है, अगर पकड़ ले तेरा 200 करोड़ का लोन है, ठीक है, तो तेरा 100 करोड़ का इक्विटी होना चाहिए, ठीक है, तो इसको कहा जाता है 2:1, ठीक है। ये समझ में डेट इक्विटी रेशियो, ये इक्विटी डेट रेशियो नहीं, डेट इक्विटी मतलब डेट अगर 2 है तो 1 तेरा इक्विटी होना चाहिए कम से कम, ठीक। देखो 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 दोस्तों, देखो डेट इक्विटी रेशियो क्या है, समझ में रहा है? ये है डेट, ये है इक्विटी, पहला है डेट इक्विटी, तो डेट जो है 2 अगर है तो तुमको इक्विटी 1 चाहिए होगा। क्या है, समझ में रहा है? डेट अगर 200 करोड़ है तो इक्विटी 100 करोड़ का कम से कम होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। क्या ये समझ में आ रहा है? ये रेशियो होना चाहिए, इससे ज्यादा अगर हो जाएगा, पकड़ ले 1000 करोड़ का डेट है और सिर्फ 100 करोड़ का तेरा इक्विटी है, तब तो भैया तू गिरफ्त में आ जाएगा। किसके गिरफ्त में? लॉ की गिरफ्त में आ जाएगा, क्योंकि ये इलीगल है। क्या समझ में आ रहा है? तेरा पोस्ट बायबैक जो है होगा, पोस्ट बायबैक तेरे को डेट इक्विटी रेशियो तेरा हमेशा 2:1 होना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखना है। जो पॉइंट एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं बहुत अच्छे से करवा दे रहा हूं, ठीक। चलो, समझ में आ चुका है, ठीक है, ओके। एक्सेप्शन है एक चीज का, किसका एक्सेप्शन है सर? NBFC HFC सब्सिडरीज जो है ना, NBFC वगैरह जो कंपनीज है, उनका डेट इक्विटी रेशियो मोर इक्वल्स टू लेस देन 6:1 होने से भी चलेगा, ठीक। अगर मतलब 600 करोड़ का लोन है तो 1% का इक्विटी हो, मतलब एक इक्विटी मतलब 100 करोड़ का इक्विटी होने से भी चलेगा, ठीक है। लेस देन इक्वल टू 6:1। ये किन के लिए है? ये है तुम्हारा NBFC वगैरह, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ठीक है। क्या है, समझ में आ रहा है? उनके लिए, ठीक। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, NBFC, तो जो फाइनेंस के काम करते हैं, जो फाइनेंस का काम करता है उनके बारे में है, उनका डेट इक्विटी रेशियो कितना होना चाहिए? 6:1। जो नॉर्मल कंपनी है उनका कितना होना चाहिए? 2:1। क्या ये समझ में आ रहा है? बहुत ज्यादा बवाल हो रहा है सर, आगे बढ़ो। ओके ओके ओके। अच्छा, ओनली पेड अप इक्विटी शेयर्स सिक्योरिटीज कैन बी बॉट बैक। जो पेड अप नहीं है उसको तुम खरीदोगे कैसे, वापस बाय बैक कर कैसे करोगे? ये नॉर्मल चीज है। अच्छा, टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन, कंप्लीट द बायबैक विद इन वन ईयर पूरा होना चाहिए। कूलिंग पीरियड होगा तुम्हारा, नो बायबैक ऑफर विद इन 1 ईयर फ्रॉम द क्लोजर एक्सपायरी ऑफ द प्रोसीडिंग। अच्छा, एक साल के अंदर जिस दिन तूने बायबैक का ऑफर लॉन्च किया उसके एक साल के अंदर अंदर बायबैक को कंप्लीट कर ले। एक बार कंप्लीट हो गया उसके बाद कूलिंग पीरियड रहेगा 1 साल तक तू किसी प्रकार का बायबैक वगैरह नहीं कर सकता, इस बात का ध्यान रखे, ठीक। चलो 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 आगे बढ़ो। फाइल करना है एसएच, देखो
फाइल करना है SH11, फाइल रिटर्न फाइल करना है SH11 विद ROC एंड सेबी विद 30 डेज ऑफ कंप्लीशन, मेंटेन रजिस्टर ऑफ बायबैक इन फॉर्म SH10। तो SH10 एंड 11 ये याद रखना, SH10 जो है वो रजिस्टर ऑफ बायबैक है, ठीक है, एंड SH11 जो है ये है रिटर्न का फाइलिंग फॉर्म, ठीक है, जो तुमको ROC एंड सेबी को करना है 30 दिन के अंदर अंदर। समझ में आ चुका है? अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, प्रोहिबिशन फॉर बायबैक। समझो, तुम बायबैक नहीं कर सकते थ्रू एनी सब्सिडरी कंपनी, अपने सब्सिडरी कंपनी के थ्रू तुम बायबैक नहीं कर सकते, तुम किसी इन्वेस्टमेंट कंपनी के थ्रू बायबैक नहीं कर सकते। इस चीज को याद रखना, कैन नॉट बायबैक थ्रू एनी सब्सिडरी कंपनी, कैनॉट बायबैक थ्रू एनी इन्वेस्टमेंट कंपनी और ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनीज, इन दोनों के माध्यम से तुम बायबैक नहीं कर सकते, ध्यान रखना। इफ द कंपनी हैज डिफॉल्टेड ऑन, अच्छा बायबैक कैसे कैसे नहीं कर सकते, पहला बायबैक क्या है, पहला कंडीशन क्या है, ये फर्स्ट कंडीशन में मैंने बता दिया, दूसरा कंडीशन मैंने बता दिया कि ये दो कंडीशन में तुम बायबैक नहीं कर सकते। तीसरा कंडीशन क्या होगा, तीसरा कंडीशन ये है कि भैया तूने डिफॉल्ट वगैरह कर रखा है, भाई तूने अगर डिफॉल्ट वगैरह कर रखा है तो बायबैक किस मुंह से बोल रहा है कि तेरे को बायबैक करना है, किस मुंह से बोल रहा है कि तेरे को बायबैक करना है, बता तू पैसा कैसे देगा, तूने ऑलरेडी डिफॉल्ट कर रखा है। अच्छा, बायबैक कब किया जाता है, सरप्लस ऑफ मनी हो, तेरे पास पैसा है भाई, तू आराम से बायबैक कर, लेकिन तूने डिफॉल्ट कर रखा है भाई, तूने कहीं से डिपॉजिट लिया है लेकिन तूने उसको भरा नहीं है, तूने डिफॉल्ट कर रखा है। अगर तूने डिफॉल्ट कर रखा है तो किस बात का बायबैक, समझ में आ रहा है? तो देखो समझ में, रीपेमेंट ऑफ डिफॉल्ट, डिपॉजिट और इंटरेस्ट, डिपॉजिट का रीपेमेंट नहीं कर पाए, इंटरेस्ट नहीं भर पाए, तो तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारा जो है बायबैक करने नहीं देंगे, अलाउड नहीं है। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर्स जो है इसका तुमने डिफॉल्ट कर रखा है, ये सब डिफॉल्ट के बारे में हम लोग बात करें। तुमने डिवेंचर इशू किया, उसका तुम्हारा जो रीपेमेंट का डेट था वो निकल गया, ठीक है, तो तुम ना तो डिवेंचर का पेमेंट कर पाए, ना प्रेफरेंशियल का पेमेंट कर पाए, किसी का पेमेंट नहीं कर पा रहे और अब तुमको बाईबैक करना है, वाह रे वाह, ऐसा नहीं हो सकता। डिफॉल्टेड अगर हो तुम डिपॉजिट में, उसके इंटरेस्ट पेमेंट में, या फिर डिवेंचर में, प्रेफरेंशियल में, या फिर पेमेंट ऑफ डिविडेंड में, डिविडेंड ही नहीं दे पाए, तुमने डिविडेंड अनाउंस किया लेकिन तू दे नहीं पाया, तूने डिविडेंड अनाउंस किया लेकिन तू दे नहीं पाया। फिर है रीपेमेंट ऑफ एनी टर्म लोन और इंटरेस्ट टू अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक वगैरह से लोन ले रखा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले रखा है, उसमें तूने डिफॉल्ट कर दिया है तो तू बायबैक नहीं कर सकता। एक्सेप्शन सिर्फ एक ही चीज में तेरे को मिलेगा, बायबैक इज अलाउड इफ द डिफॉल्ट वाज रीमेड, रीमेड मतलब उसको गुड कर दिया तूने, ठीक है। अच्छा, एंड ए पीरियड ऑफ 3 years हैव लैप्स्ड सिंस द डिफॉल्ट सीज्ड, इसका मतलब ये है कि अगर तूने डिफॉल्ट किया, तूने डिफॉल्ट किया 2001 में तूने डिफॉल्ट किया, ठीक है, अब इसका पेमेंट कर दिया, तूने जो डिफॉल्ट किया इसका पेमेंट हो चुका है, इसको तूने गुड कर दिया, पेमेंट हो चुका है, पेमेंट डन, डिफॉल्ट का पेमेंट तूने कर लिया है। पेमेंट करने के बाद जिस दिन तूने पेमेंट किया, पकड़ ले 2022 को तूने पेमेंट किया, ठीक है, उसके बाद भी तेरे को बायबैक नहीं करने देंगे। कब करने देंगे? 3 साल पास करने के बाद, पास होने के बाद। तो जिस दिन तूने पेमेंट किया उसके बाद 3 साल गुजर चुका है, 3 साल गुजर चुका है, उसके बाद तू बायबैक कर सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्या है, समझ में आ रहा है? 3 साल याद रख पाएगा ना, कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है। हॉर्लिक्स पी के सोना है रात को, ऐसा नहीं है दोस्तों, हॉर्लिक्स नहीं पीना है, हॉर्लिक्स बहुत बहुत बेकार होता है। 4 बादाम भिगो के सोना है रात को, सुबह को उठ के खा लेना है, बस वही चीज़ होता है, ठीक है, वही करो, सब याद रहेगा। अच्छा, उसके बाद समझ में आ चुका है, ओके। अच्छा, कुछ एडिशनल रिस्ट्रिक्शंस है भाई सेबी, हम लोग देख लें। कैनॉट बाय बैक टू डीलिस्ट द शेयर्स, अच्छा तू बाय बैक नहीं कर सकता डीलिस्ट करने के लिए, मतलब इसका मतलब क्या सर, डीलिस्ट करने के लिए समझ में नहीं आ रहा। इसका मतलब ये होता है कि जो शेयर तू लिस्ट करता है ना, उसको तू डीलिस्ट कर रहा है। डीलिस्ट मतलब शेयर मार्केट से तू उस शेयर्स को काट रहा है, उसको दोबारा तू लॉन्च ही नहीं करेगा, उसको तू एक्सटिंग्विश कर रहा है, उसको तो डीलिस्ट कर रहा है, स्टॉक मार्केट से डीलिस्ट कर रहा है, समझ में आ रहा है। अच्छा, ये बायबैक कर, अपने पास रख, इसको डीलिस्ट मत कर, ठीक। कैनॉट बायबैक थ्रू नेगोशिएटेड डील्स, स्पॉट ट्रांसफर्स और प्राइवेट अरेंजमेंट, इसके थ्रू तू बायबैक नहीं कर सकते, क्योंकि बायबैक जो है ना ऑब्वियसली पब्लिक के पास होगा। बायबैक जो है ओपन ऑफर के थ्रू होगा, तेरे को पता होगा ओपन ऑफर क्या है, ये आगे जाके भी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। नेगोशिएटेड डील्स के माध्यम से नहीं हो सकता, स्पॉट ट्रांजैक्शन के माध्यम से नहीं हो सकता, एंड प्राइवेट अरेंजमेंट के माध्यम से नहीं हो सकता। ये तेरे को याद रखना है एग्जामिनेशन के टाइम पे, ये 3 चीज तेरे को याद रखना है, ठीक है। ये एडिशनल रिस्ट्रिक्शन में आता है सेबी के। उसके बाद है कैनॉट बायबैक लॉक्ड इन और नॉन ट्रांसफरेबल शेयर्स अंटिल रिस्ट्रिक्शन लिफ्ट्स। अच्छा, कोई भी अगर शेयर्स जो लॉक इन पीरियड में रह चुका है, सुनो अच्छे से देखो, कैनॉट बाई बैक लॉक्ड इन और नॉन ट्रांसफरेबल शेयर्स अंटिल रिस्ट्रिक्शन लिफ्ट। कोई भी शेयर है जो नॉन ट्रांसफरेबल है, लॉक्ड इन है, किसी भी कारणवश लॉक्ड इन पीरियड में वो लॉक्ड है, तो उसका तू बायबैक नहीं कर सकता। क्या है, समझ में आ रहा है? जब तक कि ना रिस्ट्रिक्शन लिफ्ट हो जाए। कैन नॉट मेक अ PA ऑफ बायबैक इफ अ स्कीम ऑफ एमलगेमेशन अरेंजमेंट इज पेंडिंग, ठीक। अच्छा, PA ऑफ बायबैक क्या होता है सर?
पीए मतलब होता है पब्लिक अनाउंसमेंट। अगर तू देख सुन, तेरा अगर एमलगमेशन अरेंजमेंट पेंडिंग है ना, तो तू बायबैक का पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं कर सकता। ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहेगा फ्रॉम सेबी। तुम याद कर पाओगे? 4 रिस्ट्रिक्शंस मैंने बता दिया है, ठीक है। चारों रिस्ट्रिक्शंस जो है इजी है, इसको याद कर लेना। उसके बाद है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट आगे भी आएगा, लेकिन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट मैं तेरे से पूछना चाहता हूँ कि बता एक चीज, अगर मैंने एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट तेरे को नहीं पढ़ाया तो क्या तू एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट नहीं लिख पाएगा एग्जामिनेशन में? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट हम लोग कंपनीज एक्ट से पढ़ रहे हैं। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में क्या होना चाहिए बेसिकली बता दे, ना देख के बता दे, बिना देख के बता दे। क्या होना चाहिए एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट? फुल मटेरियल फैक्ट्स होना चाहिए, नेसेसिटी फॉर बायबैक होना चाहिए, क्या कारण है आप बायबैक कर रहे हो, क्लास ऑफ सिक्योरिटीज टू बी बॉट बैक मतलब कौन सी सिक्योरिटीज तुम बायबैक कर रहे हो, अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड कितना तुमको इन्वेस्टमेंट करना है, कितना टाइम फॉर कंप्लीशन है, टाइम लिमिट कितना है कंप्लीशन करने का, ये सब तुमको डिटेल देना होता है। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में बेसिकली तुम जो बायबैक कर रहे हो उसका पूरा पूरा डिटेल देना होता है, एक एक चीज का डिटेल देना, कितना बायबैक, कितने रेट में बायबैक, ये वो एक्सेट्रा सब तुमको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में देना होता है जब तुम एसआर पास करते हो, क्योंकि एसआर पास किया मतलब एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट तेरे को चाहिए होता है। समझ में आ चुका है? ओके ओके। मेनी एडिशनल डिटेल्स required by SEBI regulation SEBI 1 including board meeting date approving the proposal। ऑब्वियसली बोर्ड मीटिंग पहले प्रपोज करेगा, अप्रूव करेगा प्रपोजल को, उसके बाद जाके ना तुम्हारे शेयर होल्डर्स को जनरल मीटिंग में तुम अप्रूवल करोगे। मैक्सिमम प्राइस एंड बेसिस, मेथड टू बी यूज मतलब ये सब तुम एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में डालोगे, ठीक। प्रोमोटर शेयर होल्डिंग एंड रिसेंट ट्रांजैक्शन, प्रोमोटर इंटेंशन फॉर टू पार्टिसिपेट, फिर कंफर्मेशन ऑफ नो डिफॉल्ट कि तुमने किसी प्रकार का डिपॉजिट का, डिवेंचर का किसी प्रकार का डिफॉल्ट नहीं कर रखा है, ठीक है। बोर्ड डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी, ठीक है। फिर ऑडिटर्स रिपोर्ट कंफर्मिंग बोर्ड सॉल्वेंसी, ओपिनियन एंड कैलकुलेशन ऑफ परमिसिबल कैपिटल पेमेंट कि कितना कैपिटल हम लोग कर सकते, कितना कैपिटल का हम लोग पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो बोर्ड डिक्लेरेशन सोल्वेंसी का मतलब होता है कि कंफर्मिंग करना कि कितना एबिलिटी है कंपनी के पास टू पे द डेट फॉर द नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट एक साल में डेट पेमेंट करने का कितना कैपेसिटी है पेमेंट कंपनी का वो। और इसका रिपोर्ट कौन देता है? ऑडिटर, कंपनी का चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक। रिपोर्टिंग कंफर्मिंग बोर्ड सॉल्वेंसी, ओपिनियन एंड कैलकुलेशन ऑफ परमिसिबल कैपिटल पेमेंट की कितना कैपिटल हम लोग पे कर सकते हैं। क्या ये समझ में आ रहा है? चलो आगे देखो। मेथड ऑफ बायबैक, देखो दो ही मेथड होता है, एक होता है टेंडर ऑफर, दूसरा होता है ओपन मार्केट ऑफर, ठीक है। अच्छा, ओपन मार्केट ऑफर के बारे में सुनो। दिस मेथड विल नॉट बी अवेलेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। तो इसके बारे में पढ़ के कोई फायदा नहीं है। फायदा है कि नहीं है बता दे, क्योंकि 1 अप्रैल 2025 जो है ना, ठीक है, 1 अप्रैल 2025 से ये बंद है, ये क्लोज्ड है, इस मेथड से हो नहीं पाएगा, ठीक है। ओपन मार्केट मेथड से हो नहीं पाएगा, इसके कारण भी है बहुत सारे, ठीक है। इसके कारण यह है कि पार्टिसिपेशन बहुत कम होता है इसमें ओपन मार्केट से, ठीक है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो तूने अगर 31 मार्च 2025 तक तेरे पास ऑप्शन है, अगर तू ओपन मार्केट कर रहा है तो ठीक है। उसके बाद देखो अप्रैल 1 2025 के बाद तो ये बंद हो जाता है, ठीक। तो तुमको ये याद रखना है, देखो स्टॉक एक्सचेंज से मतलब ओपन मार्केट में तो भैया बहुत बहुत प्रकार के हैं। ओपन मार्केट में तू स्टॉक एक्सचेंज से कर सकता है, दूसरा है बुक बिल्डिंग प्रोसीजर। बुक बिल्डिंग प्रोसीजर अभी भी अवेलेबल है, बुक बिल्डिंग प्रोसीजर तू कर सकता है, लेकिन स्टॉक मार्केट से अगर तेरे को करना है तो 1 अप्रैल 2025 के बाद ये होगा नहीं, तो तेरे एग्जामिनेशन में भी नहीं आने वाला है। तेरे को टेंडर ऑफर याद रखना है एंड बुक बिल्डिंग प्रोसीजर याद रखना है। क्या ये याद रख पाएगा? कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है? बहुत टेंशन वाली बात है नहीं है सर। टेंडर ऑफर क्या होता है? टेंडर ऑफर बहुत ही सिंपल चीज होता है। ये ऑफर मेड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑन ए प्रोपोर्शनेट बेसिस थ्रू ए लेटर ऑफ ऑफर, रिजर्वेशन फॉर स्मॉल शेयर होल्डर्स होल्डिंग वैल्यू लेस देन 2 लाख। सिंपल वे में तुमको समझाता हूं, प्रोपोर्शनेट बेसिस में तेरे को ऑफर करना, ठीक है। देखो प्रोपोर्शनेट बेसिस में ऑफर करने का मतलब क्या होता है, देख सिंपल एग्जांपल के तौर पे तुमको समझाता हूं। कंपनी जो है, कंपनी ने अनाउंस किया बायबैक, कंपनी ने अनाउंस किया बायबैक 1 लाख शेयर्स का। कितना शेयर्स का बता दे फटाफट? 1 लाख शेयर्स का कंपनी ने बायबैक के लिए बोला, ठीक। कंपनी के पास है 1000 शेयर होल्डर्स। कंपनी के पास कितना शेयर होल्डर्स है? 1000 शेयर होल्डर्स, 1000 शेयर होल्डर्स है, ठीक। और 1000 शेयर होल्डर्स है, 1 लाख शेयर्स है। तो कंपनी कहता है कि 1000 शेयर होल्डर्स को, सारे शेयर होल्डर्स को 100 शेयर्स हम लोग देंगे, 100 शेयर्स प्रोपोर्शनेट बेसिस पे, क्योंकि सारे शेयर होल्डर्स के पास एक ही 1000 शेयर्स है, सबके पास इक्वल शेयर है, उसी हिसाब से उसी प्रोपोर्शनेट बेसिस पे हम लोग शेयर देंगे। मतलब 100 शेयर्स बायबैक करने का ऑफर है हर एक शेयर होल्डर को। क्या ये समझ में आ रहा है? ये है प्रोपोर्शनेट बेसिस। क्या ये समझ में आ चुका है? कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा,
ओके, फिर हम लोग देखेंगे, ये हो चुका है, टेंडर ऑफर हो चुका है, नॉर्मल है ऑफर करना प्रोपोर्शनेट बेसिस पे। फिर आता है बुक बिल्डिंग प्रोसेस, प्राइस डिस्कवर्ड बेस्ड ऑन बिड्स रिसीव्ड फ्रॉम शेयर होल्डर्स विद ए प्राइस बैंड, नो पार्टिसिपेंट बाय प्रोमोटर और एसोसिएट्स, प्रमोटर एसोसिएट्स का पार्टिसिपेशन नहीं होता। अच्छा, बुक बिल्डिंग प्रोसीजर हम लोगों ने दूसरे चैप्टर में पढ़ रखा है, बुक बिल्डिंग प्रोसीजर क्या होता है, और मैंने यूट्यूब पे अलग से वीडियो भी बना रखा है कि बुक बिल्डिंग प्रोसीजर क्या होता है। बुक बिल्डिंग प्रोसीजर से हम लोग प्राइस डिटरमाइन करते हैं कि कितना प्राइस होना चाहिए, कितना प्राइस होना चाहिए हमारे शेयर्स का, ठीक। अच्छा, प्राइस डिस्कवरी मेथड भी कहते हैं इसको, ठीक है, प्राइस डिस्कवर्ड बेस्ड ऑन बिड्स रिसीव्ड, ये बिड रिसीव किया जाता है उसके बेसिस पे। तो बुक बिल्डिंग मेथड हो गया एक, दूसरा हो गया टेंडर ऑफर का मेथड। क्या ये समझ में आ रहा है? अच्छा, एस्क्रो अकाउंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। एस्क्रो अकाउंट क्या कहता है? टू एंश्योर द कंपनी फुलफिल्स इट्स बायबैक। पकड़ ले, तेरे को समझाता हूँ, देख, तूने तूने बायबैक किया, तूने बायबैक का अनाउंसमेंट किया, क्या क्या अनाउंसमेंट, तूने बायबैक का अनाउंसमेंट किया, ठीक, बायबैक का अनाउंसमेंट किया, तू बायबैक करेगा तो सारे शेयर होल्डर्स खुश, बोला कि भैया हम लोग सारे शेयर्स जो है बेच देंगे, कंपनी को ज़्यादा पैसा कमाएंगे। समझ में आ रहा है? इस प्रकार का बायबैक का अनाउंसमेंट आया है और तुम लोग बहुत ज़्यादा खुश हो। तो हो सकता है कि कंपनी अनाउंसमेंट करने के बाद बायबैक ना करे, तुम्हारा शेयर्स कंपनी को मिलने के बाद, तुम्हारा शेयर्स कंपनी को मिलने के बाद शेयर्स कंपनी तुमको पैसा ना दे, ऐसा हो सकता है। तो हम लोग ये नहीं कर, ये एक काम कर सकते हैं कि पैसा पैसा जो हम लोग रोक के रख लेते हैं। हम लोग एक काम करते हैं कि कंपनी जो है, कंपनी जितना बायबैक का ऑफर किया ना, वो पैसा जो है हम लोग किसी अकाउंट पे जमा करके रख देते हैं, सो दैट कंपनी बाद में मुकर ना पाए। तो उसी उसी पर्पस के लिए यूज किया जाता है एस्क्रो अकाउंट, ठीक है। देखो, टू एंश्योर कंपनी फुलफिल करे उसका बायबैक का ऑब्लिगेशन, टू बी ओपन विद इन 2 वर्किंग डे ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट। जिस दिन तूने पीए किया, पब्लिक अनाउंसमेंट किया, उसके 2 दिन के अंदर अंदर तेरे को एस्क्रो अकाउंट खोलना है, ठीक है। और तेरे को कितना रखना है, कितना अमाउंट रखना है एस्क्रो अकाउंट में। टेंडर ऑफर अगर है तो 25% ऑफ कंसिडरेशन अप टू 100 करोड़ प्लस 10% ऑफ अमाउंट अबव 100 करोड़। मतलब देख, अगर तेरा टोटल बायबैक कितना हो रहा है, टोटल बायबैक अगर पकड़ ले तेरा 300 करोड़ का अगर टोटल बायबैक तू करेगा, सोचा तूने क्या सोचा कि मैं जितना इस अमाउंट का, ये जो अमाउंट है, ये जो अमाउंट है, ये जो अमाउंट है, इस अमाउंट का ये कितना अमाउंट है, 300 करोड़। तेरे को कितना रखना है, कितना रखना है, देखो इसको अच्छे से समझो। 25% अप टू 100 करोड़। अगर तेरा 300 तू सोच रहा है तो 300 से हम लोग 100 अलग कर देंगे। 100 करोड़ का 25% हम लोग, मतलब 25 करोड़ हम लोग रखेंगे एस्क्रो अकाउंट में। उसके ऊपर जितना भी अमाउंट है, जैसे कि 200 करोड़ है, क्योंकि 300 टोटल हम लोग सोचा है, 200 है ना, तो इसका 10%, इसका 10%, तो कितना हो रहा है दोस्तों, टोटल हो रहा है यहाँ पे 10%। अगर 200 का हम लोग देखें तो 20 करोड़ हो रहा है। तो 25 करोड़ प्लस 20 करोड़ जो है हम लोग एस्क्रो अकाउंट में घुसा के रखेंगे। पूरा का पूरा अमाउंट एस्क्रो अकाउंट में घुसाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम लोग कंपनी को और विश्वास करते हैं। कंपनी क्या करता है, कंपनी डिफॉल्ट कैसे करता है, कंपनी कहता है कि सर हमने सोचा था 100 करोड़ का कर लेंगे, लेकिन 220 करोड़ जो है ना कम पड़ रहा है। तो ये जो कम पड़ रहा है, कम हो रहा है, ये जो डिफॉल्ट लास्ट में कर देता है ना कंपनी, इसको रोकने के लिए कंपनी लॉ कहता है कि देखो, अगर 10 जितना भी तेरा अमाउंट होगा ना, तो जितना भी करना चाहते हैं कर, कोई टेंशन वाली बात नहीं, लेकिन 25% तेरे को याद है, 25% का अमाउंट याद है कि कितना बायबैक कर सकते हो, टोटल 25% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, ठीक। अच्छा सुन, अब जो अमाउंट है, उस अमाउंट का 100 करोड़ जो है, 100 करोड़ तक 20%, 25% तेरे को एस्क्रो अकाउंट में घुसा के रखना है। 100 करोड़ के ऊपर जितना भी अमाउंट है उसका 10%, ठीक। 25% ऑफ कंसिडरेशन अप टू 100 करोड़, 100 करोड़ तक 25%, उसके ऊपर जितना भी होगा 10% ऑफ द अबव अमाउंट, मतलब 100 करोड़ के ऊपर जितना भी अबव है वो 10%, ठीक है। ओपन मार्केट 25% ऑफ द टोटल एम्बार्क्ड अमाउंट। अगर ओपन मार्केट से तू कर रहा है, क्या ओपन मार्केट से अगर तू, क्या ये क्या था, ये था हमारा टेंडर ऑफर में, और ओपन मार्केट से अगर तू कर रहा है तो 25% जितना भी तेरा होगा, पकड़ ले, अगर तेरा 100 करोड़ है, 100 करोड़ का तू कर रहा है तो 25%, पूरा का पूरा 25% तेरे को डालना है, ठीक है। अगर 300 करोड़ भी कर रहा है, उसका भी 25% ही तेरे को डालना होता है। 10% का अबव कैप जो है 100 करोड़ के ऊपर, ये सिर्फ टेंडर ऑफर में है, यहाँ पर नहीं है। इस बात को तेरे को याद रखना है। क्या ये याद रख पाएगा? कोई टेंशन वाली बात नहीं। 1 मिनट के लिए सोच जरा, क्या मैंने बताया तेरे को? मैंने तेरे को ये बताया कि कितना अमाउंट एस्क्रो में रखना होता है। अगर तू टेंडर ऑफर कर रहा है तो जितना भी तेरा अमाउंट है उसका 100 करोड़ ले ले तू, 100 करोड़ का 25% और 100 करोड़ के ऊपर जितने भी अमाउंट रहेगा ना उसका 10% तेरे को एस्क्रो अकाउंट में घुसा के सेफली रख देना होता है। और अगर तेरा ओपन ऑफर के माध्यम से तू कर रहा है, ओपन ऑफर के माध्यम से तू बायबैक कर रहा है, ना कि टेंडर ऑफर, क्या ओपन ऑफर के मार्केट, मतलब ओपन मार्केट से तू अगर कर रहा है तो तेरा क्या होगा बता, फटाफट बता दे, फटाफट बता दे। हाँ जी, 25% ओवरऑल 25% ऑफ द टोटल अमाउंट। क्या ये समझ में आ चुका है? चलो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ठीक है।
उसके बाद देखो बायबैक का प्रोसेस मैंने हाईलाइट कर रखा है, यहाँ पे देख लो फटाफट। ऑथराइजेशन बोर्ड का तेरे को देखो ये पता है, बोर्ड का अप्रूवल ले लो, शेयर होल्डर्स अप्रूवल ले लो, बीआरएसआर पास कर लो, इंश्योर कर लो एओए परमिट कर रहा है। ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 10% से कम है या फिर 10% तक है, 10% से कम है या फिर 10% तक है तो सिर्फ बीआर। अगर 10% से ज़्यादा है, 10% से ज़्यादा है, अप टू 25% हो सकता है, तो तुम पहले तो बीआर करोगे, उसके बाद एसआर भी करोगे। एंड एओए अगर परमिट नहीं करा है तो एओ को चेंज कर लो बेटा, चेंज करने के बाद तू बायबैक कर सकता है। एओए परमिट करना नेसेसरी होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि एओए परमिट ना कर रहा और तुम कह रहे हो कि छोड़ दे गोली मार, एओए परमिट नहीं कर रहा फिर भी हम लोग बायबैक करेंगे, ऐसा नहीं। सोल्यूशन है दोस्तों, सोल्यूशन ये है कि एओए अगर परमिट ना कर रहा हो तो तू एओ में चेंज कर सकता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेगा वो भी तेरे को एसआर पास करना होता है एओ चेंज करने के लिए, ठीक है। ये हम लोग कंपनी लॉ में पर रखे हैं। चलो आगे देखो, अपॉइंट इंटरमीडियरीज को अपॉइंट करो, पब्लिक अनाउंसमेंट रखो, डॉक्यूमेंट्स को फाइल करो, एस्क्रो अकाउंट खोलो, फिर ऑफर पीरियड खुल जाता है, ठीक है। टेंडर ऑफर ओपन फॉर 5 वर्किंग डेज। ओपन मार्केट जो है स्पेसिफिक ड्यूरेशन बेस्ड ऑन ओपनिंग डेट। ओपन मार्केट बुक बिल्डिंग प्रोसीजर जो अभी चल रहा है, ये 2 चल रहा है, ठीक है। तो ये मिनिमम 2 ट्रेडिंग डेज तक ये खुला रहना चाहिए, मिनिमम 2 ट्रेडिंग डेज यहाँ पे, और यहाँ पे टेंडर ऑफर में 5 वर्किंग डेज और यहाँ पे 2 ट्रेडिंग डेज। क्या ये समझ में आ रहा है ओपन मार्केट का? क्या ये समझ में आ रहा है बुक बिल्डिंग प्रोसीजर में? क्या ये समझ में आ रहा है? चलो ठीक है। एक्सेप्टेंस एंड पेमेंट, वेरीफाई करो जो भी बिड वगैरह है उसको वेरीफाई करो, ठीक है। एक्सेप्ट शेयर करो, मेक पेमेंट विद इन स्पेसिफाइड टाइम लिमिट, जैसे यूजुअली 5 वर्किंग डेज फ्रॉम क्लोजर। जैसे तुम्हारा हो गया, उन लोगों ने एप्लीकेशन कर दिया, ठीक है, सेंड कर दिया, तुमको बिड, तुमको क्या करना है, पेमेंट कर देना है 5 दिन के अंदर अंदर, 5 वर्किंग डेज, ठीक। एक्सटिंग्विशमेंट, कैंसल द बॉट बैक शेयर्स फिजिकल इलेक्ट्रॉनिकली विद इन 7 वर्किंग डेज ऑफ द एंड ऑफ द बायबैक पीरियड, ठीक है। तो 7 दिन के अंदर तुम कैंसिल भी कर सकते हो। क्या देखो, कैंसल द बॉट बैक शेयर्स फिजिकली इलेक्ट्रॉनिकली विद इन 7 वर्किंग डेज ऑफ द एंड ऑफ द बायबैक पीरियड। बायबैक पीरियड जो है, बायबैक पीरियड क्या हो रहा है दोस्तों, बायबैक पीरियड खत्म हो रहा है, मार्केट से तुम 7 दिन, मार्केट से तुमने जो बायबैक किए शेयर्स उसको तुम एक्सटिंग्विश कर सकते हो 7 दिन के अंदर अंदर, 7 वर्किंग डेज के अंदर अंदर। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ जी, देखो समझो इस चीज को, इस चीज को समझना दोस्तों, ठीक है। ये बड़े बड़े वो नहीं पता, मैं तुमको समझाता हूँ। देख, ऊपर हमें हम लोगों ने देखा कि सेबी ने कहा है, सेबी ने क्या कहा है सर? सेबी ने हमको कहा है, सेबी ने क्या कहा? सेबी ने कहा कि जो भी तुम शेयर्स जो है बायबैक कर रहे हो ना, जो भी तुमने बायबैक किया, ठीक है, उसको तुम डीलिस्ट नहीं कर सकते। डीलिस्ट मतलब स्टॉक एक्सचेंज से तुम गायब नहीं कर सकते, उसको टेकन डाउन नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब यहां पर कह रहे, देखना, शेयर्स को बॉट बैक, जो शेयर्स तुमने बॉट बैक किया है उसको तुम डिस्ट्रॉय कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिकली, जो तुमने फिजिकली इलेक्ट्रॉनिकली पूरा का पूरा तुम 7 वर्किंग डेज में तुम कैंसिल कर सकते हो। कैंसिल मतलब एक्सटिंग्विश, मतलब कैंसिल मतलब डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो एक्सटिंग्विश कर सकते हो, डीलिस्ट नहीं कर सकते। तो जो नया नया बच्चा होगा ना, जैसे तुम हो दोस्तों, तो तुमको लगता होगा सर ये दोनों तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है एक दोनों के साथ। एक जगह पे कर रहा है, कह रहा है कि एक्सटिंग्विश कर सकते हो, दूसरे जगह पे कह रहा है कि डीलिस्ट नहीं कर सकते। तो डीलिस्ट एंड एक्सटिंग्विश में जमीन आसमान का फर्क होता है। डीलिस्टिंग का मतलब क्या होता है? डीलिस्टिंग का मतलब ये होता है कि तुम कंपनी की जो शेयर्स है ना, शेयर्स है बायबैक के माध्यम से तुम स्टॉक एक्सचेंज से हटा रहे हो, स्टॉक एक्सचेंज से हटा रहे हो, ये अलाउड नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज से तुम हटा रहे हो, लिस्टिंग से तुम हटा रहे हो, ये अलाउड नहीं है। ये क्यों अलाउड नहीं है? क्योंकि यहाँ पे बहुत प्रकार से ना क्या कहते हैं हम लोग, फ्रॉड वगैरह हो जाता है। अंडरस्टूड? ये किसी और दिन एक्सप्लेन करूंगा, तुमको ये मीनिंग समझना है कि डीलिस्टिंग अलग होता है। डीलिस्टिंग में क्या होता है कि तुम स्टॉक एक्सचेंज से अपने शेयर्स का एग्जिस्टेंस मिटा रहे हो, स्टॉक एक्सचेंज में तुम्हारे शेयर्स का एग्जिस्टेंस मिटा रहे हो। लेकिन एक्सटिंग्विश कब कर रहे हो तुम? एक्सटिंग्विश तुम डीलिस्टिंग के लिए नहीं कर रहे हो। एक्सटिंग्विश का मतलब होता है तुमने शेयर खरीदा और तुमने शेयर को डिस्ट्रॉय कर दिया, जला दिया, ठीक है, खत्म कर दिया, शेयर डीलिस्ट नहीं किया। डीलिस्टिंग अलग होता है और डीलिस्टिंग का अलग प्रोसीजर होता है। डीलिस्टिंग में बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन है, तुम ऐसे ही डीलिस्टिंग नहीं कर सकते। तुम मन किया तो लिस्ट किया, मन किया तो डीलिस्ट किया, ऐसे नहीं कर सकते। हाँ, तुम बायबैक करने के बाद शेयर्स को एक्सटिंग्विश कर सकते हो, सो दैट तुम्हारा जो कंपनी का टोटल पेड अप शेयर कैपिटल है वो कम हो जाए, ठीक है, टोटल जो तुम्हारा शेयर कैपिटल है कंपनी का वो कम हो जाए। क्या ये समझ में आ रहा है ना? तो तुम उसके लिए तुम शेयर्स को डिस्ट्रॉय जरूर कर सकते हो, लेकिन डीलिस्ट नहीं। तो दोनों में बहुत अच्छा जो है ना डिस्टिंग्विश है, अच्छा जो है डिफरेंसेस है। एक्सटिंग्विश का मतलब होता है कैंसिल द बॉट बैक शेयर्स, डीलिस्ट का मतलब होता है रिमूव ऑल कंपनी शेयर्स फ्रॉम ट्रेडिंग, ट्रेडिंग करने से तो रोक लेना,
ठीक है। ट्रेडिंग रीलिस्ट मतलब ये होता है कि ट्रेडिंग करने से तुम रोक रहे हो, शेयर्स तुम अपने पास लेकर आ रहे हो, तुम्हारे पास रहेगा शेयर्स, लेकिन तुम ट्रेडिंग दूसरों को ट्रेडिंग करने नहीं दोगे। डीलिस्ट करने का मतलब ये होता है कि दूसरों को तुम ट्रेडिंग करने नहीं दे रहे हो, नॉर्मल पब्लिक को ट्रेडिंग करने नहीं दे रहे हो, शेयर्स खरीद के अपने पास रख रहे हो। लेकिन एक्सटिंग्विश का मतलब हो रहा है कि तुम शेयर्स जो है खरीद के उसको डिस्ट्रॉय कर दे रहे हो, सो दैट किसी के पास ना रहे वो शेयर्स। तुम कंपनी का शेयर कैपिटल कम करना है तुमको। क्या है, समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है? चलो, रिपोर्टिंग घर में बैठ के याद करना, डेली रिपोर्ट टू एक्सचेंज करना है। इमीडिएट एक्सटिंग्विश के बाद तुमको 7 दिन के विद इन 7 डेज तुमको एक्सचेंज को बताना है। एसएच 11 फाइल करना है जो है रिटर्न, 30 दिन के अंदर अंदर मर्चेंट बैंकर फाइल करेगा रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट विद सेबी विद इन 15 डेज ऑफ कंप्लीशन, फाइनल पब्लिक एड ऑन कंप्लीशन विद 2 वर्किंग डेज ऑफ एक्सपायरी। चलो, कंपनी का एप्लीकेशन क्या है, घर में बैठ के रीड करना। मर्चेंट बैंकर का एप्लीकेशन क्या है, घर में बैठ के रीड करना। ठीक है, इसी के साथ मैं देख पा रहा हूँ कि ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक, अच्छा, एप्लीकेबिलिटी वैक्लिबिलिटी सब देख लिए हम लोगों ने। अच्छा, एक दो चीज़ मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, इंस्टीट्यूट के मटेरियल से कुछ रह तो नहीं गया। एस्कोर अकाउंट हम लोग सीख लिए। ठीक है, SH10 SH11 तेरे को पता है रिटर्न के बारे में। ठीक, रिटर्न का SH10 SH11 हम लोग ने पढ़ रखा है। अंडरस्टूड? इसके बाद मैं एक बार चेक कर लूँ। चलो ठीक है, देखो एक दो चीज मैं तुमको बता देता हूँ, जैसे कि ये बुक बिल्डिंग प्रोसीजर वगैरह है ना, ये हर चैप्टर में रिपीट होता है। तो जिस चैप्टर में तुमने पहले कर रखा है उसी चैप्टर से कर लेना, क्योंकि बुक बिल्डिंग मैंने पहले भी करवा रखा है और मैंने सेपरेट वीडियो भी बना रखा है बुक बिल्डिंग के ऊपर, उसको जरूर देख लेना। जितना मैंने करवाया ना उतना करो, वो काफी है एग्जामिनेशन के लिए। ठीक, आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।